दोस्तों जय हिंद और आप सभी का स्वागत है प्रीतम एकेडमी परिवार में और मैं हूं पंकज कुमार। तो बात करेंगे आज की इस वीडियो में कक्षा 12वीं के हिंदी कोर के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों पे। तो बेसिकली आपको पता होगा कि आपका एक चैप्टर पोर्शन है जिसको बोलते हैं अभिव्यक्ति और माध्यम, यानी कि हिंदी का एक आपका हिंदी कोर का एक किताब का ही एक पोर्शन है जिसको बोलते हैं अभिव्यक्ति और माध्यम। तो आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो है ना इस टॉपिक से करीबन 8 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यानी कि कुल मिला के 4 चैप्टर का आज हम लोग इंपॉर्टेंट देख रहे हैं और अगले एक वीडियो में 3 या 4 चैप्टर और जो बचे हैं उसका हम लोग वीडियो देख लेंगे। तो यानी कि वहीं से आपके 8 नंबर पक्के हो जाएंगे। तो वीडियो को ध्यान से देख लीजिएगा ताकि आपके एग्जाम में यहां से प्रश्न आएगा तो आप आसानी से आप लिख पाओगे। तो सबसे पहला प्रश्न क्या है आपका कि निबंध साहित्य की एक विधा है। निबंध जो है वह डैश साहित्य की एक विधा है, वो किस प्रकार की एक विधा है? तो गद्य है, पद है, महाकाव्य है या काव्य है। तो याद रखिएगा ये जो निबंध है ना वो साहित्य का एक गद्य साहित्य की एक विधा है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो होगा आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका निबंध का अंतिम भाग क्या कहलाता है? निबंध का जो अंतिम भाग होगा क्या कहलाएगा? ऑप्शन क्या है? परिचय, निष्कर्ष, विषय विस्तार और प्रस्तावना। तो जो अंतिम में होता है ना उसको हम लोग बोलते हैं निष्कर्षण। क्या बोलते हैं हम लोग? निष्कर्षण। तो ऑप्शन नंबर 2 जो होगा आपका सही हो जाएगा। अनुच्छेद किस विद्या का संक्षिप्त रूप है? ये जो अनुच्छेद होता है वो किस विद्या का जो है संक्षिप्त रूप है? तो ऑप्शन क्या है? यात्रा विद्या, वृत्तांत, निबंध, डायरी या कहानी। तो आपका क्या हो जाएगा? निबंध। तो अनुच्छेद जो होता है वो निबंध का एक जो है भाग है। अगला है अनुच्छेद लिखते समय क्या आवश्यक है? जब भी आपको एक अनुच्छेद लिखो तो आपको क्या आवश्यक है? आवश्यक विषय विस्तार, शब्द सीमा का ध्यान, बातों का दोहराव और उनके पक्ष का वर्णन। तो याद रखिएगा कि जब भी हम लोग बात करते हैं कि अनुच्छेद जब हम लिख रहे हैं तो उस समय में किसका ध्यान देना चाहिए? तो शब्द सीमा का। किसका? शब्द सीमा का ध्यान रखना चाहिए और उसके हिसाब से जो है हमें अपने अनुच्छेद को लिखना चाहिए। अगला प्रश्न क्या है कि कार्यालयीय पत्रों की भाषा होनी चाहिए, यानी कि जो भी हम लोग ऑफिशियल पत्र लिखते हैं उनका भाषा कैसा होना चाहिए? अलंकारित, मुहावरेदार, औपचारिक या भावनात्मक। तो ये सारे के सारे क्या होने चाहिए? औपचारिक होनी चाहिए। ठीक है। अगला क्या है? अधिसूचना का अंग्रेजी अनुवाद क्या है? अधिसूचना का अंग्रेजी अनुवाद क्या है? इसको बोलते हैं नोटिफिकेशन। क्या बोलेंगे हम लोग? नोटिफिकेशन। अगला क्या है? परिपत्र किस श्रेणी का पत्र है? ये जो परिपत्र होता है वो किस श्रेणी का पत्र है? तो याद रखिएगा ये कार्यालय यानी कि जो ऑफिशियल जो पत्र होता है ना वो उस श्रेणी का है। तो परिपत्र किसका होता है? तो कार्यालयीय जो पत्र होते हैं उस श्रेणी का होता है। अधिसूचना का प्रकाशन कहाँ होता है? सोशल मीडिया पर, तारपत्र पर, समाचार पत्र पर, राजपत्र या गजट पर। तो जो आपका अधिसूचना होता है जिसको नोटिफिकेशन बोलते हैं ये हमेशा गजट या राजपत्र पर प्रकाशित होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 जो होगा आपका सही होगा। टिप्पणी कितने प्रकार के होते हैं? आपने टिप्पणी सुना होगा। तो टिप्पणी के प्रकार कितने? तो टिप्पणी 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर 1 जो होगा आपका सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है पूर्व में प्रेषित पत्र का उत्तर न आने की दशा में कार्यालय को पुनः स्मरण दिलाने के लिए भेजा गया पत्र को क्या बोलेंगे? तो देखिए याद रखिएगा एक तो हम लोग सबसे पहले कोई भी कार्यालय है वहां पे हम लोग एक पत्र लिखते हैं और उसमें हम लोग कोई जवाब मांगते हैं। अगर वो जवाब जो समय पे नहीं दिया गया तो फिर उनको याद दिलाने के लिए एक पत्र लिखा जाता है कि मैंने आपको फलना डेट को एक पत्र लिखा था जिसमें इस विषय पे बात किया था, तो मुझे ना उस पत्र का जवाब दीजिए। तो उसे क्या बोलेंगे? निमंत्रण पत्र, परिपत्र, अनुस्मारक या क्या होगा? ज्ञापन। तो देखिए 6 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा? अनुस्मारण, यानी कि उनको फिर से याद दिला रहे हैं, अनुस्मारक। ठीक है। अगला प्रश्न है कार्यालय पत्र में सबसे ऊपर लिखा जाता है। जो भी हम लोग कार्यालय पत्र है उसके सबसे ऊपर में हम लोग क्या लिखने का काम करते हैं? तो सबसे ऊपर में हम लोग पत्र क्रमांक, यानी कि कितने नंबर का पत्र। अगर आप देखोगे झारखंड बोर्ड का भी पत्र आया था जिसमें लिखा था ना कि इतना से इतना डेट का है ना, तो पत्र क्रमांक हम लोग लिखते हैं कि पत्र की संख्या कितना है। परिपत्र किस शैली में लिखा जाता है? उत्तम पुरुष शैली में, मध्यम पुरुष शैली में, अन्य पुरुष शैली में, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो आपका परिपत्र होता है ना वो हमेशा अन्य पुरुष शैली में लिखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो होगा आपका सही हो जाएगा। एक ही विषय का पत्र जब एक स्थान से कई प्रोसितियों को भेजा जाता है तो इसे क्या बोलेंगे? ज्ञापन,
है ना, विज्ञापित, परिपत्र या अधिसूचना। तो 9 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 परिपत्र। यानी कि एक पत्र में जब नहीं होता फॉरवर्ड किया जाता है कि जैसे आपने कोई पत्र लिखा, पहले आपने क्लास टीचर को लिखा, फिर क्लास टीचर आपका जो आपके प्रिंसिपल है उनको आप जो है पत्र को आगे कर दिया, फिर वो पत्र आपका शिक्षा अधिकारी के पास गया, तो इसको हम लोग परिपत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परिपत्र बोलते हैं। एक अधिकारी दूसरे अधिकारी को व्यक्तिगत शैली में पत्र लिखते हैं, उसे क्या बोलेंगे? जब एक अधिकारी दूसरे अधिकारी को किसी व्यक्तिगत शैली में पत्र लिखेंगे तो उसे क्या बोलेंगे? तो उसको हम लोग बोलते हैं अर्ध, क्या बोलेंगे? अर्ध शासकीय पत्र। क्या बोलेंगे? अर्ध शासकीय पत्र। अगला है सरकार या शासकीय पत्र के अधोलेख में लिखा जाता है, यानी कि जो भी सरकार या जो शासकीय पत्र है उसके अधोलेखी में क्या लिखा जाता है? उसके अधोलेखी में क्या लिखा जाता है? तो उसमें भवदीय लिखते हैं ना, भवदीय है ना, उसमें भवदीय लिखने का काम करते हैं। अगला है किस पत्र में प्रेषक एक ही व्यक्ति होता है तथा पाने वाला कई होता है ना? प्रेषक एक होगा लेकिन पाने वाला व्यक्ति क्या होगा? बहुत ज्यादा होगा। तो अभी हम लोग कहते हैं परिपत्र। परिपत्र में क्या होता है कि आप एक पत्र लिख रहे हो और वो पत्र जो होगा आगे जो होगा ना अग्रसित होते रहता है। जैसे आपके क्लास टीचर से गया, आपका जो है हेड टीचर जो प्रिंसिपल है वहां गया, प्रिंसिपल से किसी और व्यक्ति के पास गया, तो इसको बोलते हैं परिपत्र। कौन सा पत्र औपचारिक पत्र के अंतर्गत नहीं आता है? कौन सा पत्र जो है आपका वो औपचारिक परिपत्र के अंतर्गत नहीं आता है? तो याद रखिएगा व्यक्तिगत पत्र जो है आपका औपचारिक पत्र के अंतर्गत नहीं आता है, लेकिन अनुस्मारक क्या है? तो जब एक बार हम लोगों ने पत्र लिखा, पत्र लिखने के बाद उसका हम लोग जवाब मांगते हैं, तो ये कहाँ पे होता है? आपका किसी कार्यालय में। अधिसूचना के बारे में तो अभी हम लोग जानते हैं कि सूचना मांग रहे हैं। और परिपत्र क्या होता है कि जब एक व्यक्ति कोई पत्र लिखता है और प्रेषक एक होगा और जवाब देने वाला कई होगा, तो उसको बोलेंगे परिपत्र बोलते हैं। याद रखिएगा। प्रारूपण को कहा जाता है। प्रारूपण को क्या बोलेंगे? तो प्रारूपण को हम लोग बोलते हैं ड्राफ्टिंग। क्या बोलेंगे? लिखना ही क्या बोलाता है? प्रारूपण। ठीक है, इसलिए बोलते हैं ना प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अम्बेडकर। तो ये प्रारूपण माना होता है ड्राफ्टिंग। अगला रिपोर्ट किसे कहते हैं? रिपोर्ट का क्या अर्थ होता है? टिप्पणी, प्रतिवेदन, प्रतिवेदन और क्या आपका क्या? टिप्पणी, प्रत्यावेदन, प्रतिवेदन और क्या? प्रारूपण। तो देखिए 15 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा? प्रतिवेदन। टिप्पणी का अर्थ क्या होता है? प्रतिवेदन होता है। पत्र प्रारंभ करते समय संबंधित अधिकारी को संबोधित किया जाता है प्रिय महोदय, महोदय, आदरणीय या श्रद्धेय। तो याद रखिएगा जब भी हम लोग पत्र लिखते हैं, पत्र आरंभ करते समय जो भी अधिकारी है उसको हम लोग संबोधित करने के लिए जिस शब्द का उपयोग करते हो क्या होता है? महोदय। क्या होता है? महोदय। नहीं बोलते महोदय, है ना। अगला प्रश्न है आपका अगला है सरकारी गजट में जनसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित होने वाले आलेख को क्या बोलेंगे? याद रखिएगा जब भी सरकारी गजट पेश किया जाता है, यानी कि जो भी अधिसूचना पेश किया जाता है, उसके बाद जो भी सामान्य लोग हैं उनको उस गजट के बारे में जानकारी दिया जाता है, तो उस जानकारी वाले पत्र को क्या बोलेंगे? अधिसूचना, परिपत्र, कार्यालय ज्ञापन या क्या बोलेंगे? सरकारी पत्र। तो 17 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा? अधिसूचना। जब भी गजट पास होता है तो वो अधिसूचना में ही जाता है, एक बात याद रख लीजिएगा। टिप्पणी कार्य का अंतिम सोपान कहा जाता है, यानी कि जब भी हम लोग टिप्पणी करते हैं तो उसका जो अंतिम सीढ़ी होता है वो क्या कहलाता है? तो याद रखिएगा 18 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 क्या बोलेंगे? प्रारूपण। क्या बोलेंगे? टिप्पणी का जो अंतिम जो होगा वो प्रारूपण, यानी कि ठीक से उसको लिखना होता है। अगला क्या है कि गस्ती चिट्ठी या परिक्रमिक पत्र किस पत्र का अन्य नाम है? देखिए गस्ती चिट्ठी या परिक्रमण पत्र किस अन्य चिट्ठी का नाम है? तो याद रखिएगा 19 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा? परिपत्र का। परिपत्र का ही जो है भाग है। अगला क्या है? संचार शब्द की उत्पत्ति चर शब्द से हुई है, जिसका अर्थ क्या होता है? तो जिसका अर्थ होता है चलना। क्या होता है? चलना। क्या होता है? चर माने चलना। अगला क्या है? हिंदी भाषा में भारत में हिंदी का प्रथम समाचार पत्र कौन सा था? देखिए हिंदी का प्रथम समाचार पत्र का बात किया जा रहा है, तो याद रखिएगा क्या होगा? उदंत मार्तंड। उदंत मार्तंड जो था वो प्रथम हिंदी समाचार पत्र था। पीटीआई क्या है? पीटीआई क्या है? तो याद रखिएगा पीटीआई का मतलब क्या होता है? समाचार, ये एक प्रकार का समाचार एजेंसी। ऑप्शन नंबर 1 आपका क्या होगा? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है श्रव्य जन संचार माध्यम कौन सा होता है? देखिए श्रव्य माने क्या होता है? सुनने वाला। तो इनमें से सुनने वाला जन संचार का माध्यम क्या है? आपका सिंपल सा प्रश्न है। देखिए समाचार पत्र से पढ़ सकते हैं, इंटरनेट से देख सकते हैं, टेलीविजन से हम लोग क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं, लेकिन केवल और केवल सुनने का काम किया जाएगा तो वो रेडियो से होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 जो होगा आपका सही होगा। मुद्रण का आरंभ किस देश से? यानी कि छापने की जो कला है वो सबसे पहले किस देश में शुरू हुआ था? तो याद रखिएगा चीन में। कहाँ से? चीन में जो है छपाई जो है शुरू हुआ था। भारत का पहला छापाखाना कब खोला गया था? भारत का जो पहला छापाखाना है वो कब खोला गया था? तो देखिएगा सन 1556 में। सन 1556 में भारत का पहला छापाखाना
कहाँ पर लगा था? तो पहला तो 1556 में खोला गया, लेकिन सबसे पहले ये जो कारखाना है ना, छापा खाना है, उसका जो उद्योग है वो कहाँ पे लगा था? तो रखिएगा ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा? गोवा। कहाँ पे हो जाएगा? गोवा में हो जाएगा। बात करें अगला, भारत में पहली मुख्य फिल्म राजा हरिश्चंद्र जो कितना बना था? 1913 में बनने का श्रेय किसे जाता है? तो देखिए, राजा जो हरिश्चंद्र का जो फिल्म बना था 1913 में, उसको किसने बनाया था? तो याद रखिएगा, इसको बनाने का श्रेय दादा साहेब फाल्के को जाता है। और फिल्म जगत में एक सबसे उच्चतम पुरस्कार है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, ये भी बात याद रख लीजिएगा। भारत में बनी पहली बोलती फिल्म कौन सा है? तो भारत में बनी जो पहली बोलती फिल्म है वो क्या है? आलमारा। क्या है? आलमारा। मुख्य फिल्म मतलब जिसमें कोई बात नहीं किया गया, बस फिल्मा दिया गया, तो वो क्या था आपका? तो राजा हरिश्चंद्र, याद रख लीजिएगा। दूरदर्शन की रजत जयंती कब मनाया जाता है? दूरदर्शन का जो रजत जयंती कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? 1984। तो 1984 से दूरदर्शन का शुरुआत हुआ था, ये बात याद रख लीजिएगा। रेडियो कब अस्तित्व में आया था? जो रेडियो का बात कर रहे हो वो अस्तित्व में कब आया था? तो रखिएगा आपका 1895 में जो है रेडियो जो है आपका अस्तित्व में आया था। हिंदी का पहला साप्ताहिक पत्र उदंड मार्तंड का संपादन 1826 ईस्वी में किसने किया था? तो देखिएगा 12 का जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? जुगल किशोर शुक्ल ने। किसने? जुगल किशोर शुक्ल ने। अब यहां से भी प्रश्न आएगा कि उदंड मार्तंड कब से संपादित हुआ था? तो 1826 में, ये भी बात याद रख लीजिएगा। चलिए बात करते हैं आगे। अगला प्रश्न है आपका कि संचार प्रक्रिया में आई बाधाओं को कहते हैं शोर, संदेश, माध्यम या प्राप्तकर्ता। देखिए, जो भी बाधाएं आएगा ना तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको हम लोग बोलते हैं शोर। क्या बोलेंगे? आपका शोर। याद रखिएगा। संचार प्रक्रिया की शुरुआत कैसे होती है? तो संचार प्रक्रिया की शुरुआत किससे होती है? संदेश से, माध्यम से, प्राप्तकर्ता से, या स्रोत या संचालन से? तो 14 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 स्रोत और संचालक से जो होता है आपका संचार प्रक्रिया की शुरुआत होती है। अगला प्रश्न है, रेडियो जनसंचार का कौन सा माध्यम है? रेडियो जो जनसंचार है वो कैसा है? तो ये आपका ओनली श्रव्य है। देखिए, 3 प्रकार के जनसंचार होते हैं। एक तो आपका दृश्य, जिसको हम लोग केवल देख सकते हैं, सुन नहीं सकते हैं, और ना ही सुन नहीं सकते हैं, खाली देख सकते हैं। एक होता है आपका श्रव्य, जो केवल सुना जा सकता है, पढ़ा नहीं जा सकता और ना ही देखा जा सकता है। एक होता है दृश्य और श्रव्य। तो जो दृश्य होता है उसको देखा जाता है, यानी कि उसको पढ़ भी सकते हैं और उसको सुन भी सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा? सही होगा, रेडियो संचार। पत्रकारिता दिवस कब मनाया जाता है? जो पत्रकारिता दिवस है वो कब मनाया जाता है? तो 30 मई को पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है, याद रख लीजिएगा। अगला, संचार के मुद्रण माध्यम में शामिल किया जाता है समाचार पत्र, पत्रिकाएं, है ना, पम्पलेट और ये सभी। तो देखिए, जो भी संचार जो होते हैं, संचार के माध्यम का जो मुद्रण यानी कि छपाई का बात किया जाए तो उसमें क्या क्या शामिल किया जाता है? तो मुद्रण में ये सभी होते हैं। अगर आपको कोई संचार चाहिए, यानी कि अपने बात को कहीं तक पहुंचाना है, तो आप समाचार पत्र का प्रयोग कर सकते हैं, हम साप्ताहिक पत्रिका का प्रयोग कर सकते हो, पम्पलेट भी बांट सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा? 4 जो सही होगा। इंटरनेट पत्रिका का पहला दौर कब था? जब इंटरनेट पत्रिका भारत जो है का दौर चला था, तो 1882 से लेकर 1982 से लेकर 1992 तक का 1982 से लेकर 1992 तक का बात है। मैंने क्या बोला? 1982 से लेकर 1992 यानी कि 10 साल का दौर चला था। उस समय से जो है इंटरनेट पत्रिका जो है आना शुरू हुआ था। एक प्रसिद्ध संचार शास्त्री है, इनमें से कौन जो है एक प्रसिद्ध संचार शास्त्री है जिनका आपको नाम बताना है? तो 19 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर है कि विलियम श्रेम। क्या होगा? विलीवर श्रेम। अगला क्या है? उल्टा पिरामिड शैली का प्रयोग किस लेख में होता है? देखिए, क्या है? उल्टा पिरामिड शैली का प्रयोग किस लेखन में होता है? तो 20 का आंसर याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर 4 समाचार पत्र लेखन में जो है उल्टा पिरामिड का प्रयोग हम लोग करते हैं। अगला प्रश्न है आपका, अखबार की आवाज किसे माना जाता है? अखबार का आवाज किसे माना जाता है? तो संपादकीय को अखबार का आवाज माना जाता है। अगला प्रश्न क्या आपका? निम्न में से किसे समाचार पत्र की आत्मा कहा जाता है? तो समाचार पत्र की आत्मा जो है ना, संपादकीय वरिष्ठ पृष्ठ को जो क्या बोलेंगे हम लोग, जो छापने का काम करता है उसी को समाचार पत्र का जो है आपका आत्मा कहा जाता है। संपादकीय किसी भी समाचार पत्र या पत्रिका की रीति नीति का दर्पण होता है, यह कथन किसका है? कि जो छापने वाले होते हैं ना, जो संपादन करते हैं, वो समाचार पत्र की रीति नीति का दर्पण होता है, यह कथन किसका है? याद रखिएगा, यह कथन डॉक्टर हरिमोहन का है। किसका है? डॉक्टर हरिमोहन का है। संपादक को उसके विविध कार्यों में सहायता प्रदान करना किसका कार्य है?
ये काम किसका है कि जो भी संपादक होता है, जो छापने का काम करता है, उसको हर कार्य में सहायता पहुंचाने का काम किसको है? तो ये याद रखिएगा, संयुक्त संपादक का। किसका? संयुक्त संपादक का काम है। ऑप्शन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर 2 जो होगा सही होगा। अगला प्रश्न क्या आपका कि संपादकीय लेखन का दायित्व किसे होता है? जो संपादकीय लेखन है उसका दायित्व किसे होता है? तो सहायक संपादक का और संपादक का। तो ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, यानी क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 3 जो होगा आपका सही हो जाएगा। अंतिम प्रश्न क्या है? समाचार पत्र में किस पृष्ठ पर संपादक के नाम पत्र प्रकाशित किए जाते हैं? किस पृष्ठ पे, यानी कि कौन सा पेज पे किया जाता है? तो याद रखिएगा, जो संपादकीय पृष्ठ होता है उसी में, यानी कि आपको एक संपादकीय पृष्ठ होता है कि कौन लिखा है, क्या लिखा है। तो ऑप्शन नंबर 4 जो होगा सही होगा। तो इस चैप्टर के ये सारे आपके इंपॉर्टेंट प्रश्न थे। टोटल 4 चैप्टर का हम लोगों ने वीडियो लिया, और अगला जो 3 और 4 जो 3-4 जो चैप्टर बचे हुए हैं उसको हम लोग ले लेंगे, ताकि यहाँ से आपके 8 नंबर आसानी से आ जाएंगे। फिर हम लोग सब्जेक्टिव भी आपको करवा देंगे। तो मिलता है दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो।